करण को गुस्सा आ गया। उसने अपने शरीर को झाड़ा और अगले पल वो पागलों की तरह डांस करते हुए अपनी तलवार से महिषासुर के केवल पैरों पर हमला कर रहा था। वो गुलाटी मारकर कभी आगे आता तो कभी पीछे जाता। कुछ ही देर में महिषासुर के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया और यहीं पर करण ने भूल कर दी। उसने महिषासुर के धीमे होने को अपनी जीत मान लिया। महिषासुर ने अपने दोनों हाथों के बीच करण को पकड़ लिया और उसे लगा कि उसकी जान वहीं चली जाएगी। अगले ही पल असुर का शरीर उसके ऊपर गिर रहा था। करण ने तुरंत अपनी तलवार को ऊपर कर दिया और वो तलवार महिषासुर की आंख में घुसती चली गई। उसका हरा खून करण को भिगोता चला गया। वो भारी भरकम शरीर करण का दम घोट रहा था। तब करण ने अपनी पूरी जान लगाकर महिषासुर के शरीर को किनारे किया और लेटा हुआ हाँफने लगा। कर्ण, क्या बवाल! महिषासुर, अर्जुन, ये तूने! लोचन! और करण बेहोश हो गया। करण, करण! करण की आंख खुली तो दो लोग उसके ऊपर खड़े थे और उसके चेहरे पर पानी मार रहे थे। दिया, गुन्नार! क्या बात है मेरे भाई, तुम्हें महिषासुर मिला और क्या मारा है? मैं ठीक हूँ। कितनी देर? पता नहीं, हम जब यहाँ पहुँचे तो तुम किनारे पर बेहोश पड़े थे और अर्जुन से लगातार लड़ रहे थे। सब ठीक? तुम्हें कौन मिला? बगुले जैसा था कोई। बकासुर। चलो। साथ में? नहीं, अकेले। मुझे पता है लोचन हम पर नजर रखे हुए है। वो सब हमें देख रहे हैं। अगर हमने एक दूसरे की अभी मदद की तो हो सकता है वो अंत में कोई लूप होल निकाल ले। तो हमें अलग अलग ही रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है। करण एक बार फिर अकेले चल निकला। रास्ते में उसके सामने कई पड़ाव आए। कभी लोहे की गेंद जिससे टकराकर वो पीछे गिर जाता, तो कभी छोटे मोटे पिशाच। वो सबको मारता चल रहा था और उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। आखिर वो वहां पहुंचा जहां हवा बहुत तेज थी। उसके आसपास मशालें जल रही थी। उसने किनारे से अंदर झांक कर देखा। एक गोल घेरे में बहुत बड़ा राक्षस जैसा बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर काला था। उसके शरीर में बार बार दूसरे राक्षस पैदा होकर मर रहे थे। करण का गला सूख गया। तभी वहां पर शिवराज, शीना, गौतम, गुन्नार और दिया भी आ गए। बाकी सब? कुछ ने बीच में हार मान ली। हम ही बचे हैं, 3 जायज और 3 नाजायज। ठीक है। ये कलयुग है तो क्या करें? हम आपस में लड़े पहले। मैं नहीं लड़ना चाहता। सब ये सुनकर चौंक गए। मतलब तुम लोगों से। मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ। जिसे लगता है वो कलयुग को हरा सकता है वो अंदर जाए और उससे लड़े। जब तुम सब हार जाओगे तब मैं जाकर हरा दूंगा। घमंडी। कुछ भी कह लो, मैं साथ में लड़ने से रहा। तुम मुझे हरा नहीं सकते तो मुझ पर ताकत वेस्ट करने से अच्छा है हार मान लो और मुझे अकेले इसका सामना करने दो। तुम पागल हो करण। तुम्हें लगता है हम में से कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा? हाँ। क्या ही है इस राक्षस में? अच्छा, तो इसे हरा दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा। प्रॉमिस? सबके सामने? सबके सामने। फिर पलटना मत। नहीं। सबको दिख रहा था कि सबकी हालत खराब है। सबकी जगह जगह चोटें लगी हुई थी। खून बह रहा था। दिया का एक हाथ नहीं था तो गुन्नार की एक आंख, शीना की 2 उंगलियां नहीं थी। केवल शिवराज और करण थे जिनका शरीर पूरा था, लेकिन अंदर दोनों को बहुत चोट लगी थी। शिवराज ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। दिया और गुन्नार ने करण का हाथ पकड़कर उसे इशारा करने की कोशिश की, लेकिन करण ने उन दोनों को झिड़क दिया। शिवराज दबे कदमों से अपनी तलवार उठाए उस राक्षस के पास पहुंचा जिसका नाम कलयुग था। बाकी सब छिपकर उसे देख रहे थे। उसके काले शरीर के अंदर लगातार बहुत से शरीर पैदा होकर मर रहे थे। शिवराज ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और मारने के लिए उठाई ही थी कि कलयुग की पीठ से एक राक्षस पैदा हुआ और उसने शिवराज के पेट पर घूंसा मारा। शिवराज पीछे जाकर गिर पड़ा। कलयुग उठकर उसके सामने आ गया। उसका शरीर 15 फीट ऊंचा था। वो हाथी जैसे कदम रखकर शिवराज की जान लेने की कोशिश करने लगा। शिवराज के लिए उससे बचना मुश्किल हो रहा था और तभी कलयुग ने अपने शरीर से 5 राक्षस पैदा किए जो दुबले पतले थे, पर उनकी स्पीड बहुत तेज थी।
उन सब ने एक साथ शिवराज पर हमला करना शुरू कर दिया। शिवराज के लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो गया। वो बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन वहां थे 5 योद्धा और एक कलयुग। कुछ ही देर में शिवराज के पेट में तलवार भोंकी जा चुकी थी। शिवराज का लहूलुहान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। शीना भागकर उसे बचाने वाली थी कि तभी करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और तब वो शरीर जादू से वहां से गायब हो गया। वो असल में नहीं मरा है, ये सब खेल है। वो सेफ है और पहेली से बाहर पहुंच गया है। और कोई जाना चाहेगा? सब चुप हो गए और तब करण आगे बढ़ा। उसकी सांसें शांत थी। अगर उसके पास योगिक शक्ति होती तो वो कुछ कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शिवराज ने योगिक शक्ति से अपने कवच को मजबूत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कलयुग ने उसे एक ही झटके में तोड़ दिया था। यानी इसे मारने का कुछ और तरीका था। उसने अपने मन में शिवराज की लड़ाई का पूरा सीन दोहराया। करण ठीक शिवराज की तरह उसकी पीठ के ठीक पीछे गया और जैसे ही उसकी पीठ से एक राक्षस उठकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, करण ने बाईं तरफ उछलकर उस राक्षस की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस समय वो कर्ण की सारी विद्या का इस्तेमाल कर रहा था जो उसने पिछले जन्म में गुरु परशुराम से सीखी। सारे पैतरे, सारा धैर्य। जैसे ही कलयुग उठा, करण ने उसके घुटनों के ठीक पीछे तलवार से एक्स बनाकर ठीक वो मांसपेशी काट दी जिससे कलयुग खड़ा हो सकता था। उसे पता था कि इसके बाद 5 योद्धा बाहर आएंगे, लेकिन आए सिर्फ 4। अच्छा, एक इसकी पीठ में था जिसका सिर मैंने काट दिया। अब दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। करण ने तलवार को अपने हाथ की सीध में ठीक उल्टा तान लिया। अब उसके दाएं हाथ का बाहरी हिस्सा तलवार बन चुका था। उसने ढाल को जमीन पर रखा और उस गोल घेरे की दीवार के चारों तरफ भागना शुरू कर दिया। वो चारों योद्धा खड़े हुए उसको देख रहे थे। करण की स्पीड इतनी तेज थी कि योद्धाओं के लिए उसे पकड़ना मुश्किल था। और तभी एक राक्षस के पेट में तलवार आकर धंस गई। इससे पहले कि दूसरा राक्षस कुछ कर पाता, करण ने तेजी से पास आकर मरे हुए राक्षस के पेट से तलवार निकाल ली और फिर से भागना शुरू कर दिया था। वो राक्षस गुस्से में उसके पीछे भागने लगे। अब चारों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तभी अचानक से करण बीच में आया और कलयुग की पीठ पर चढ़कर उसके कंधे पर वार करने लगा। कलयुग अपने बड़े हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन करण बहुत तेज था। उसके एक हाथ को उसने पूरी तरह काट डाला कि तभी कलयुग का दूसरा हाथ उसके शरीर पर लगा और वो दूर दीवार में जाकर धंस गया। करण के मुंह से खून निकल पड़ा। उसने देखा कि बाकी 3 राक्षस उसके पास आ रहे हैं। कुछ करना होगा। करण ने तलवार को जमीन पर रखा और उसके सहारे खड़ा हो गया। जैसे ही पहला राक्षस उसे मारने के लिए आया, करण ने तलवार से उसके वार को रोका और अपना सिर उस राक्षस के पीठ में मार दिया और फिर राक्षस के हाथ को पकड़कर उसी की तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया। उसने तुरंत उस राक्षस की तलवार उठा ली। अब बचे थे 2 राक्षस। करण की आंखों से आग निकलने लगी। उसने उन दोनों तलवारों के साथ ऐसे डांस करना शुरू किया कि कुछ ही देर में दोनों राक्षसों के शरीर जमीन पर कटे फटे गिरे थे। उसकी सालों की ट्रेनिंग से उसके शरीर की स्पीड और ताकत इतनी ज्यादा थी कि किसी के लिए भी उसे रोकना मुश्किल था, लेकिन वो थक रहा था। उसका पूरा शरीर खून से सना था। करण ने अपने हाथ से अपने माथे से खून हटाया और कलयुग के सामने जा पहुंचा। कलयुग ने अपने बचे हुए एक हाथ से उसे मारने की कोशिश की तो करण ने एक वार से तेजी से उसकी हथेली काट दी। फिर एक तलवार को अपने दोनों हाथों में लेकर उछला और कलयुग की गर्दन पर वार किया। खून की धार फव्वारे की तरह फूट पड़ी और करण पूरा उसमें नहा गया। कुछ ही देर में वहां पर कलयुग का नामो निशान नहीं बचा था। करण जमीन पर निढाल पड़ा था। अगले ही पल पहेली वहां से धुआं हो रही थी और करण की आंखें बंद हो रही थी। मैं कर्ण, अर्जुन, तुम्हारी पहेली मैंने हल। दूसरी तरफ लोचन और विशाल महल के अंदर बैठे एक डिवाइस पर सब कुछ देख रहे थे। ये लड़का, मुझे लगा ही था ये कुछ और है। वैसे लोचन जी, आपसे एक बात पूछूं? जी। महाभारत में आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद था? भीम। और आपको? कर्ण। कर्ण? हाँ, मुझे पता है आप क्या कहेंगे। मेरा वंश अर्जुन का है और मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, पर एक तरीके से सब जानते हैं कि कर्ण अर्जुन के भाई थे, लेकिन मैं उनके योद्धा होने के लिए उनको मानता हूँ। उनके पास कवच कुंडल नहीं था, फिर भी वो अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे।
इसीलिए मुझे ये लड़का पसंद आ रहा है। इसके पास अभी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़ता ऐसे है जैसे कि बहुत अच्छा। देखा तो मैंने भी, उसने बस अपनी बॉडी के जरिए उस शैतान को हरा दिया जिसे मैंने यौगिक शक्ति से हराने के लिए बनाया था। कौन है ये? इसका बाप ईश्वर। उसके पास कुछ नहीं था, उसे ना लड़ना आता है और ना कुछ और करना। पता नहीं अर्जुन के वंश में वो आया कैसे। उसकी माँ जरूर, खैर, लेकिन यह लड़का समझ नहीं आता कि उस वंश से इतना बहादुर लड़का कैसे। कह रहा था कि किसी ने इसे लड़ना नहीं सिखाया, लेकिन ये तो ऐसे लड़ रहा है जैसे जन्मों का अनुभव हो। लेकिन विशाल, तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही? तुम्हारे तीनों बच्चे हार गए हैं और अब ये बनेगा। क्या पता इसके मन में बदले की भावना हो और ये मुखिया बन प्योर लाइन को खत्म कर दे। उसकी मर्जी, पर मुझे लगता नहीं वो इतना क्रूर है। लेकिन नियम के अनुसार तो आगे चलकर यही मुखिया बनेगा, अगर तब तक सब सही रहा तो। और अगर मेरे बच्चे इस छोटी सी पहेली को नहीं जीत पा रहे हैं तो उन्हें महान अर्जुन के वंश को संभालने का कोई हक नहीं। ठीक है, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा कि आप इस बच्चे को गोद ले लें। मतलब? देखिए, अब सबको पता चल जाएगा कि एक नाजायज ने जायज के हाथ से मुखिया की गद्दी छीन ली है। इतने सालों से नाजायज ने जो शर्म सही है, उसकी वजह से वो जायज वालों के खिलाफ अपने को ज्यादा ताकतवर समझेंगे। संतुलन बिगड़ जाएगा और अभी समय उसका नहीं है। हम दोनों को पता है कि आगे चीजें बहुत कठिन होने वाली है, तो फिर अगर आप उसे अडॉप्ट कर लेंगे तो वो प्योर ब्लड का माना जाएगा और इस तरह दोनों के बीच संतुलन बना रहेगा। जब सब लोग हॉल में आए तो सब शांत थे। करण खुश था। सब विशाल माहेश्वरी के बोलने का इंतजार कर रहे थे। आप सबने बहुत बहादुरी दिखाई है। हम लोग बाहर से सब देख रहे थे। आप सबने माहेश्वरी खानदान का नाम रोशन किया है। करण जी। कहने में अजीब लगेगा, लेकिन सबको मालूम है कि इस बार के विजेता तुम हो और आगे मुखिया तुम बनोगे। शुक्रिया। अभी करण को छोड़कर सब आराम करने जाएंगे और उसके बाद जश्न होगा। करण, तुम मेरे साथ चलो। विशाल माहेश्वरी करण को लेकर महल के अंदर गए। एक कमरे के अंदर जाकर उन्होंने अर्जुन की मूर्ति दिखाई। जब उन्होंने उसके धनुष की कमान को छेड़ा तो जमीन में एक दरवाजा खुल गया। विशाल और करण उस दरवाजे के अंदर घुसकर नीचे पहुंच गए। एक तहखाने नुमा जगह पर करण विशाल के साथ चल रहा था। तुम अच्छा लड़े। शुक्रिया। जिस तरीके से तुमने दोनों तलवारों को संभाला वो अद्भुत था। तलवार के अलावा कौन सा हथियार पसंद है? धनुष। अर्जुन की तरह? कर्ण की तरह। विशाल ये सुनकर रुक गए और मुस्कुराकर करण की तरफ देखने लगे। वो करण के बिल्कुल पास खिसक आए और उसके कान में फुसफुसाकर बोले, किसी को बताना मत, पर मुझे भी कर्ण पसंद है। ये सुनकर करण के गालों पर भी लाली आ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन के खानदान में कोई कर्ण को भी पसंद करता होगा। अगर वो अभी विशाल को अपनी असलियत बता देता तो क्या वो मानते? उसने 2 पल सोचा और उस विचार को छोड़ दिया। वो लोग चलते हुए एक दरवाजे के पास पहुंचे। उस दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था। विशाल ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अपने अंगूठे को काटकर टपकते खून के साथ दरवाजे पर एक निशान बनाया। अगले ही पल वो दरवाजा खुल गया। तुम अंदर जाओ। अंदर तुम अपनी मर्जी का कोई भी हथियार चुन सकते हो। जब बाहर आना हो तुम दरवाजे पर दस्तक देना। आप अंदर क्यों नहीं चल रहे? अगर मैं अभी अंदर चला तो शायद तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करूंगा और मैं वो नहीं चाहता। ये भी तो हो सकता है कि मैं एक से ज्यादा चीजें चुपके से लेकर आ जाऊं। कोशिश करके देख लेना। विशाल ने इस तरीके से बोला था कि करण भी उनके साथ में हंसने लगा। एक सलाह दूं, जल्दबाजी मत करना। आराम से चुनना जो भी चुनना। याद रखना, अंदर जितने भी हथियार हैं वो खास हैं। करण ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर घुस गया। अंदर थोड़ी दूर पर एक रोशनी चमक रही थी जो पता नहीं कहां से आ रही थी। जब वो उस रोशनी में पहुंचा तो उसके चारों ओर एक गोल घेरे में बहुत से हथियार उठकर आ गए और करण की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो पांडवों, कौरवों, ये तो महाभारत के असली हथियार हैं। ये धनुष, ये असली गांडीव है। ये भाला युधिष्ठिर का, ये नकुल सहदेव की तलवारें, ये दुर्योधन की गदा और ये भीम की, ये सब अभी तक इन्होंने संभाल कर। माहेश्वरी खानदान ने दुनिया से बचाकर महाभारत काल के असली हथियारों को रखा था। वहां पर बहुत तेज आवाज गूंज रही थी। हजारों साल पहले के दैवीय अस्त्र। अर्जुन का गांडीव चमक रहा था। उसके तेज से अलग वाइब्रेशन पैदा हो रहे थे।
जो कि करण को हिलाकर रख दे रहे थे। ठीक ऐसा ही बाकी सारे हथियारों के साथ हो रहा था। कर्ण अर्जुन के गांडीव धनुष के चारों तरफ चक्कर ले रहे थे। मन तो कर रहा है इस धनुष को अभी ले लूं। इसकी शक्ति, मैं इससे क्या नहीं कर सकता। मैं इसके जरिए बन सकता हूं संसार का सबसे महान योद्धा। लेकिन ये अर्जुन का अस्त्र है, एक बार हाथ में लेकर देखता हूं। जो भी हो, करण का शरीर 18 साल के लड़के का ही था। वो अपने इस लालच को छोड़ नहीं पाया। उसने जैसे ही अर्जुन के गांडीव को उठाने की कोशिश की तो वो टस से मस नहीं हो पा रहा था। उसके लाख कोशिश करने पर भी गांडीव अपनी जगह से नहीं हिला। करण ने अपने हाथ को अपनी तलवार से काटा और अपना खून उस पर लगाया। वो खून हवा में उड़ गया। किसी भी तरीके से वो धनुष को लेने में असफल हो रहा था। ये हाथ नहीं आएगी, मैं दूसरा कोई हथियार देखता हूँ। करण बहुत देर तक हथियारों के बीच घूमता रहा, लेकिन किसी पर भी उसका दिल नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वो तहखाने में आगे बढ़ रहा था, नए नए हथियार आ रहे थे, त्रिशूल से लेकर सुदर्शन चक्र तक। लेकिन उसका दिल किसी के लिए भी हाँ नहीं कह रहा था। और तब उसे अचानक से एक काले धागे में बंधा हुआ सोने का सिक्का दिखा और उसे लगा कि इसकी तलाश वो जाने कब से कर रहा था। उस लॉकेट में कुछ खास नहीं था। ये तो कर्ण की माँ राधा ने उसके गले में बांधा था। इस लॉकेट में कोई खास जादुई शक्ति नहीं है और ना ही सूर्यदेव के दिए कुंडल कवच की तरह ये रक्षा करता है। लेकिन फिर भी मेरा दिल, इस लॉकेट, मुझे सब उस जन्म में राधेय कहते थे, राधा पुत्र। मुझे याद है जब मैं मृत्यु के समीप गया था तब ये मेरे गले में था। यानी पांडवों से ये बचा लिया गया था और परीक्षित ने इसे यहाँ सुरक्षित रखा। मतलब वो लोग मेरे बारे में भूले नहीं। अर्जुन, क्या तुमने इसे बचाने के लिए कहा था या कृष्ण ने? करण ने अपने आप को दूसरा हथियार लेने के लिए समझाया, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। जब वो बाहर निकला तो विशाल चमकती आंखों से उसका इंतजार कर रहा था। करण ने धीमे से अपना लॉकेट सामने कर दिया। विशाल का चेहरा उतर गया। ये क्या है? लॉकेट। इसने जैसे मुझे आवाज दी हो। पक्का बदलना नहीं है ना। अंदर तुमने देखा ना कि न्यूक्लियर पावर जितने ताकतवर हथियार हैं। मुझे यही चाहिए। वैसे भी मैं उन्हें संभाल नहीं सकता। मुझे तो कभी ये लॉकेट दिखा भी नहीं। विशाल ने तब करण के हाथ से लॉकेट ले लिया और उसकी जांच करने लगा। साधारण सा एक हजारों सालों पुराना सिक्का, सोने का, और उस पर लिपटा हुआ काला धागा। अचानक से विशाल ने उस लॉकेट को दरवाजे पर लगा दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं? ये लॉकेट इस तहखाने का नहीं है। मतलब? ये माहेश्वरी के तहखाने का नहीं है। ये यहाँ होना ही नहीं चाहिए। फिर था कैसे? कोई राज है और मैंने ये लॉकेट अंदर छोड़ा नहीं। मिला कहाँ? कोने की शेल्फ पर। हाँ, पहले मुखिया ने छोड़ा था तो फिर उन्हें तहखाने के रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहिए था। खैर, तुम ऐसी मिस्ट्री वाली चीज को लेना चाहोगे? हाँ। क्यों? बताया तो, ये जैसे मुझे पुकार रहा था। पुराना कोई रिश्ता हो जैसे इससे। इसमें कोई जादू नहीं है। ये कोई हथियार नहीं, अभी कहीं बिकेगा भी नहीं कि चंद पैसे मिल जाएं। हाँ। तुम अजीब हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं लेने दे सकता। मुझे लोचन से इसकी जांच करवानी होगी। जांच? क्या पता हमारे किसी दुश्मन ने रखा हो। तुम्हें पता है ना, कलयुग हमारे खानदान को नष्ट करना चाहता है। उसके बाद मुझे मिल जाएगा ना? प्रॉमिस। और अब तुम्हें अंदर जाना होगा, क्योंकि ये माहेश्वरी खानदान का नहीं है। तो तुम्हें साथ में कुछ तो ऐसा उठाना होगा जो माहेश्वरी खानदान की धरोहर हो। जब करण अंदर जाकर बाहर आया तो उसके हाथ में एक सिल्वर रंग की तलवार चमचमा रही थी। परीक्षित की तलवार, चंद्रहास। दूसरी तरफ लोचन ने लॉकेट वापस विशाल माहेश्वरी के हाथ में दे दिया। ये साधारण सा लॉकेट है। हो सकता है वो लड़का तुमसे मजाक कर रहा हो। नहीं? अच्छा, तो एक बार और दो, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से इसकी जांच करूंगा। कैसे? हर वस्तु की अपनी याद होती है, तो मैं इसकी याद को टटोलूंगा कि ये कहां कहां रहा है, किसके पास रहा है। करिए। लोचन ने लॉकेट को हाथ में लिया और ध्यान लगाना शुरू किया। वो आंख बंद करके बोल रहे थे। ये महाभारत काल में बनाया था एक औरत ने अपने बेटे के लिए। मैं चाहकर भी उस औरत और उस लड़के का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। और फिर आगे सब काला है, जैसे कि किसी ने जानबूझकर इसका रहस्य रोक रखा हो। लेकिन इस लॉकेट में ऐसी कोई खास बात नहीं है। यानी उस लड़के को दे सकता हूँ। हाँ। शाम को करण अकेला था और उसे विशाल माहेश्वरी से मिलने जाना था।
तभी उसके दरवाजे पर अनुभव माहेश्वरी आए, विशाल माहेश्वरी के छोटे भाई। मैं अनुभव। जी मैं जानता हूँ। मैंने सोचा होने वाले मुखिया को बधाई दे दूं। जी शुक्रिया। तलवार अच्छी है आपकी, चंद्रहास। मैंने एक बार तहखाने में देखी थी, फिर मेरा जाना बंद हो गया। क्यों? जब विशाल भैया मुखिया बने तब उन्होंने नए रूल बना दिए और हमारे बीच थोड़ा, मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस ये कि मेरे और विशाल भैया के बीच कुछ चीजें हैं। खैर, अब अच्छी तलवार है, लेकिन मुझे तो अपनी तलवार पसंद है। आपके पास तलवार कहाँ है? ये देखिए। अनुभाग ने अपनी कमर पर लटकी पिस्तौल को करण के हाथ में रख दिया। करण उसे देखकर हंसने लगा। अनुभाग उसकी मुस्कुराहट का अर्थ समझ रहा था। तभी उसने पिस्टल को हाथ में लिया और उसे तलवार की तरह खींचा तो वो तलवार बन गई। वो मैंने इसे एक तुर्क बंदे से खरीदा था। ये पिस्टल भी बन जाती है और तलवार भी, है ना कमाल का जादू। हाँ। चलो मैं चलता हूँ, बस तुम्हें कांग्रेट्स कहने आया था। उम्मीद है कि हम दोनों अच्छे से मिलते रहेंगे। जी जरूर। करण को अनुभव के बिहेवियर में कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो चुप रहा। अनुभव के जाने के बाद वो विशाल से मिलने उनके कमरे में पहुंचा। विशाल ने उसे अंदर ही बुला लिया। पहले तो भाई अपना ये लॉकेट ले लो। लोचन ने चेक किया है, इसमें कोई जादू नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी यादें किसी ने रोक रखी हैं। यादें? हाँ, लोचन ने इसकी यादें पढ़ने की कोशिश की। और ये भी, ये लॉकेट किसी औरत ने अपने बेटे को पहनाया था, लेकिन ये परीक्षित ने तो तहखाने में नहीं रखा और न ही किसी माहेश्वरी ने। इसकी कुछ यादें किसी और जादू से रुकी हुई हैं। ओह। करण मन में सोच रहा था कि वो पक्का ये कह सकता है कि ये कर्ण का लॉकेट था, लेकिन अगर परीक्षित ने तहखाने में नहीं रखा तो बचा कैसे रहा? और किसने रखा? क्या कोई और भी महाभारत काल से जिंदा है? खैर, तो करण, मुझे तुमसे एक और जरूरी बात करनी है, और वो सिर्फ लॉकेट से जुड़ी बात नहीं है। मतलब मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे भविष्य के लिए, इस माहेश्वरी खानदान के भविष्य के लिए और इस दुनिया के लिए। जी देखिए। मैं जो तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ। देखिए विशाल सर, माना कि शीना खूबसूरत है, लेकिन हम दोनों की रगों में खून। शीना? हाँ शीना। ओ पागल लड़के, मैं तुम्हारी शादी शीना से थोड़ी ना करवा रहा हूँ। पागल, शादी शीना का पर्सनल मैटर है और तुम्हारा। मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। करण पानी पी रहा था और उसके मुंह से पानी की धार छूट गई। मतलब तुम इसके बारे में सोच सकते हो। पर मेरे पास एक पिता है, वो प्रयागराज में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम कहोगे तो मेरे बेटे बनने के बाद वो हमारे साथ रहने लगेंगे। तो मेरे तब दो पिता होंगे? हाँ, एक बायोलॉजिकल और दूसरा मैं। मुझे ये अडॉप्शन की जरूरत समझ नहीं आ रही। जरूरत है, और वैसे भी सोचो, अगर तुम इनकार करोगे तो तुम्हारे पिता की इज्जत उतरनी वैसी भी। आप धमकी दे रहे हैं कि अगर मैं आपका बेटा नहीं बनता हूँ तो आप मेरे पिता के साथ? अरे नहीं, मैं कह रहा था कि अगर तुम मेरे बेटे बन जाते हो तो तुम्हारे पिता को भी प्योर ब्लड लाइन में शामिल होने का मौका मिल जाएगा, उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। मैं ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, मुझे पिता से पूछना होगा। ठीक है। करण जब विशाल से मिलकर निकला तो उसे पहले ही दिख गया था कि अमृता रानी उसके इंतजार में खड़ी थी। उसे सामने देख वो मुस्कुराकर उससे मिली। आह करण, बहादुर करण। जी रानी। मैं बस मिलकर बधाई देना चाहती थी। मैं देख रही हूँ कि तुम राजा से मिलकर आ रहे हो। क्या बातें हुई? वो तो वही बता सकते हैं। मुझे थोड़ा काम है, मैं मिलता हूँ। करण वहां से जल्दी से निकल गया। अमृता नफरत भरी नजरों से करण को देख रही थी। अगले दिन ईश्वर माहेश्वरी जब महल में आए तो गरुण उनको करण से मिलवाने लाया। करण, मेरे बेटे, मैंने सुना है तुमने सेरेमनी जीत ली है। हाँ पिताजी। और तुमने मेरी बात नहीं मानी और जायज वंश के किसी राजकुमार को हरा दिया। हाँ। तुम थोड़ा ध्यान रखो करण, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। पिताजी, विशाल माहेश्वरी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा? मुखिया? हाँ। ये बात सुनकर ईश्वर तुरंत विशाल माहेश्वरी से मिलने अंदर पहुंच गए। करण बाहर ही रहा। अंदर विशाल माहेश्वरी ने ईश्वर माहेश्वरी को सब कुछ बता दिया। ईश्वर माहेश्वरी ये सब सुनकर चुप बैठे रहे। क्या सोच रहे हैं ईश्वर? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आपके दिल में कोई नफरत नहीं है, लेकिन आपके परिवार के, मतलब जायज वंश के दूसरे लोगों को ये रास नहीं आएगा। वो करण की जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आपके दिल में कोई नफरत नहीं है,
लेकिन आपके परिवार के, मतलब जायज वंश के दूसरे लोगों को ये रास नहीं आएगा। वो करण की जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि करण आगे चलकर मुखिया बनेगा, और तब तक ये जायज वंश वाले, ये लोग इस बात को बहुत तूल देते हैं। वो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर करेंगे। ये एक बार में नहीं बदला जा सकता। मैं नहीं चाहता कि करण के भविष्य पर कोई खतरा रहे, इसलिए मैंने उसे अडॉप्ट करने का सोचा है। ठीक है, मैं एक बार करण से बात करता हूँ। ईश्वर माहेश्वरी जब अपने बेटे से मिले तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो दोनों तुरंत करण के कमरे में गए। ईश्वर माहेश्वरी ने करण को सब कुछ बता दिया। मुझे पता है पिता, उन्होंने मुझसे कल ही बात की थी। और तुम्हारा क्या फैसला है? जो हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। तुम समझ रहे हो ना कि तुम अगर जायज वंश में शामिल होते हो तो तुम्हारे ऊपर कितना खतरा होगा। तो कुछ फायदे भी तो होंगे। और फिर तुम पिता किसे कहोगे? ईश्वर माहेश्वरी को। ईश्वर माहेश्वरी मेरे पिता हैं, कोई नहीं बदल सकता इस बात को। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ क्योंकि आपका बेटा हूँ। आपने मुझे बड़ा किया है। मुझे पता है तुम चारों युगों में सबसे महान योद्धा बनना चाहते हो। क्या तुम्हें यहाँ आसानी होगी? मैं कहीं भी रहूं, मैं सबसे महान योद्धा तो बनकर रहूंगा पिता। ईश्वर और करण उसके अडॉप्शन के लिए मान गए। हालांकि करण के मन में था कि बाकी लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे कि अडॉप्शन का ऑफर विशाल माहेश्वरी ने सामने से दिया था। वो हमेशा यही सोचेंगे कि करण ने मौके का फायदा उठाया है, लेकिन इसे उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले कुछ दिन चहल पहल भरे थे। अमृता और तनुजा लगातार अपने बच्चों का हाथ पकड़े रहीं। वो जब भी करण से मिलती तो उससे मुस्कुरा कर मिलती, लेकिन उसके जाते ही उसे ऐसे देखती जैसे पूरी जिंदगी के श्राप उसे दे रही हो। करण को इस सब का पता था, लेकिन वो चुप रहा। शीना उससे ढंग से बोल रही थी। तनुजा रानी का बेटा प्रथम और शिवराज उससे पहले की तरह अलग ही बिहेव करते, लेकिन वो करण की शक्ति से डरते भी थे तो चुप रहते। जब सबके सामने विशाल माहेश्वरी ने उसे अडॉप्ट कर लिया तो उसने देखा कि अमृता और तनुजा अपने बेटों के कान में एक ही बात कह रही थी। तुम असली अर्जुन के वंश के हो, जायज माहेश्वरी, तुम ही बनोगे मुखिया। करण ये सब सुनकर मुस्कुरा उठा। अगले दिन जब वो जागा तो जायज कहकर खुद को देखा। कुछ बदला नहीं है, बस नौकर इज्जत से देख रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं उनसे प्यार से बात करता हूँ। फिर क्या अंतर है? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, नीना वहाँ पर आ गई। जल्दी तैयार हो जाइए सर, बाहर अनुभव माहेश्वरी आपका इंतजार कर रहे हैं। करण जल्दी से तैयार होकर बाहर पहुंचा। सामने अनुभव एक बाइक पर बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी शेव्ड थी और वो अपनी उम्र से बहुत छोटा लग रहा था। आओ मेरे भतीजे, चलो, तुम्हारी यौगिक शक्तियों को खोलने की जिम्मेदारी मेरी है। जी सर। सर, चाचा कहो। सर ठीक है सर। ठीक है। वो दोनों बाइक पर बैठकर जंगल के अंदर चलने लगे। बाइक एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे किसी पूर्वज ने जंगल के बीच में कुंड बनाया जहाँ पर यौगिक शक्तियाँ जागृत होती है। कितना टाइम लगता है? सबका अलग है, किसी का 1 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 10 साल। जब तक तुम्हारी यौगिक शक्तियाँ जाग नहीं जाती, हम दोनों वही रहेंगे, दुनिया से दूर। वो लोग बहुत दूर पहुँचे और जंगल में एक झोपड़ी दिखी। अनुभव ने उसके बाहर गाड़ी रोक दी और करण को रुकने के लिए बोलकर अंदर चला गया। कुछ ही देर में वो झोपड़ी सुनहरी चमकने लगी और देखते ही देखते वो एक छोटे से किले में बदल गई। फिर अनुभव बाहर आया। ये यौगिक शक्ति से बना हुआ किला है। अब सुनो, योग शक्ति हर इंसान के पास होती है, संसार के कण कण में है। तुम्हें बस उसके प्रति अपने सेंस को खोलना है। अगर तुम उसे देखना सीख गए तो फिर उसे मैनिपुलेट करना भी सीख जाओगे। चलो अब। वो लोग उस किले के अंदर पहुंचे। अंदर एक हॉल था, लेकिन अनुभव कहीं बैठने की जगह सीधे उसे तहखाने में ले गया। वो तहखाना महल के तहखाने से अलग था। तहखाने में अलग तरीके की सजावट थी। जमीन पर एक तांत्रिक यंत्र बना हुआ था और उसके बीच में एक लाल रंग का गोला बना हुआ था। जाओ, उस गोले में बैठ जाओ। करण ने वही किया। अनुभव ने बाहर से ही उसे डायरेक्शन देना जारी रखा। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने दिमाग से सारे थॉट निकालो, तब शायद तुम यौगिक शक्ति को देख पाओगे। करण कोशिश करने लगा। उसका ध्यान उस बेसमेंट की छत पर गया जहाँ पर एक पेड़ बना हुआ था। वो पेड़ अर्जुन से शुरू हो रहा था। उसकी बहुत सी शाखाएं थी जिनमें लोगों के नाम लिखे थे। करण कोशिश करने लगा। उसने देखा कि सबसे नई शाखा में उसका नाम लिखा था।
उधर एक हरे रंग की शाखा थी जो सबसे ज्यादा चमक रही थी। वो थी प्योर ब्लड की शाखा। मैं योगिक शक्ति महसूस कर सकता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, भ्रम होगा। सच है। कभी कभी लगता है पर ऐसा होता नहीं है। मुझे दिख रहा है, दीवार के इस कोने में सबसे ज्यादा योगिक शक्ति इकट्ठा है। अनुभव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने दीवार पर सबसे ज्यादा योगिक शक्ति इकट्ठा थी, क्योंकि वहां पर सारे माहेश्वरी खानदान वालों ने अपने खून का निशान लगाकर छोड़ा था। अनुभव आसानी से वो देख सकता था, लेकिन अगर करण देख रहा है तो। हालांकि दीवार साफ थी, खून वाली बात सिर्फ अनुभव को पता थी। इसका मतलब करण को सब दिख रहा था। लेकिन कैसे? हमें आए हुए बस एक दिन हुआ है। मैं उसे अपने पास बुलाता हूँ। देखिए, अब वो मेरी गोद में है। मैं उसे अपने शरीर के चारों तरफ इकट्ठा कर सकता हूँ। अब मेरे हाथ में, अब मेरी गर्दन पर। अनुभव के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें झपक ही नहीं रही थी। ये लड़का अचानक से योगिक शक्ति को ऐसे कंट्रोल कर रहा था जैसे कि सालों से उसके साथ खेलता आ रहा हो। ठीक है, अब इतना आ गया है तो इस पर ध्यान दो और अपना हाथ आगे करने की कोशिश करो कि ये यौगिक शक्ति आग में बदल जाए। पर याद रहे, आग का रंग नीला होना चाहिए। करण ने अपना पूरा ध्यान अपने पेट पर लगाया। उसे वहां पर योगिक शक्ति इकट्ठा महसूस हो रही थी। उसने अगले पल उसे अपनी बाईं हथेली की तरफ धकेलना शुरू किया। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल उठेगा, लेकिन उसने अपनी सांस को उखड़ने नहीं दिया। अगले पल उसे अपने हाथ में भारीपन महसूस हुआ और तुरंत उस पर नीली आग जल उठी। जीनियस! करण अपने पूरे शरीर में योगिक शक्ति को बहता महसूस कर सकता था। उसने बड़ी आसानी से अपने बदन पर आग लगानी शुरू कर दी, लेकिन वो जल नहीं रहा था। आग ने उसे चारों तरफ से ढक लिया। उसने आग को तरह तरह के हथियारों में बदलना शुरू कर दिया, कभी तलवार तो कभी त्रिशूल। अनुभव ये सब देखकर डर गया, लेकिन उसे गाइड करना जरूरी था। ध्यान रखना करण कि सांस पर से ध्यान टूटा तो सब खत्म। सोचो कि ये यौगिक शक्ति ही है जिसे तुम अंदर धारण कर रहे हो। यही तुम्हारे भीतर जा रही है। इसी को तुम चारों तरफ कंट्रोल कर रहे हो। कुछ देर बाद करण थक गया था। उसका पूरा बदन पसीने से नहा गया और तब वो उठ गया। तुम क्या हो? कैसे इतनी जल्दी इस लेवल पर पहुंच जाना? करण मुस्कुरा रहा था। वो बताना चाहता था कि पिछले जन्म में जब वो कर्ण था, तब गुरु परशुराम ने उसकी कई कुंडलियां खोल दी थीं, जिसकी वजह से उसके पास योगिक शक्ति को देखने की शक्ति आसानी से आ गई। इसीलिए वो सब कुछ बहुत आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन वो चुप रहा और हंस दिया। वो लोग उस दिन वापस महल लौट आए। करण को उसके कमरे में छोड़ते हुए अनुभव अचानक से उससे बोल पड़ा। करण, तुम्हें पता है तुमने आज जो किया है उसे करने में मुझे और विशाल भैया को 8 साल लग गए। ओह, तुम कुछ अलग हो। जी पता नहीं। अनुभव मुस्कुराकर चला गया। करण जाते ही थकान से सो गया। रात में अचानक से उसकी आंख खुली। उसके सामने चंद्रहास तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और उसे लेकर अखाड़े में चला गया। एक बार ट्राई किया जाए। करण ने अपनी आंखें बंद की और योगिक शक्ति को महसूस करना शुरू किया। जैसे ही उसे अपने पेट में वो महसूस हुआ, उसने उस शक्ति को तलवार की तरफ भेज दिया। अगले ही पल तलवार सूरज की तरह जल उठी और तुरंत उस आग ने करण को चारों तरफ से घेर लिया। उसके कंट्रोल से सब बाहर हो रहा था। वो आग लगातार उसके चारों तरफ तूफान की तरह नाच रही थी। करण को लग रहा था कि वो कुछ ही देर में झुलस जाएगा। अचानक से उस आग की दीवार से एक आवाज आने लगी। तुम? करण ने नजरें उठाकर देखा। उस आग में से एक चेहरा दिख रहा था। ये कैसे? क्या तुम कर्ण? कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण? अचानक से करण के बदन में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। क्या तुम? हाँ, मैं कलयुग। कैसे? तुम तो क्या तुमने फिर से जन्म लिया है? तुम्हें कैसे पता मैं कर्ण हूँ? मैं तो आत्मा देखता हूँ। मैं कलयुग हूँ, तो तुम्हारी आत्मा का सच मुझसे छिपा कैसे रह सकता है? स्वागत है मेरे युग में। तुम क्या चाहते हो? देखो तो तुम्हारी नियति। तुम दोबारा जन्मे, लेकिन किसके वंश में? अपने ही दुश्मन अर्जुन के वंश में। तुम मेरे साथ मिल जाओ, इस वंश का खात्मा कर दो और फिर हम दोनों राज करेंगे। तुम कलयुग में कहलाओगे सबसे बड़े योद्धा। अर्जुन को हरा सकते हो। अब तो तुम्हारे पास उसके पूरे वंश को खत्म करने का मौका है।
तुम शायद भूल रहे हो, मेरे पास दिमाग है। जब तक मैं जिंदा हूँ अर्जुन का वंश जिंदा रहेगा। तो बेसिकली मुझे अपने आप को भी मारना होगा। ऐसे नहीं होता, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा। मैं कलयुग हूँ, सबसे भयानक युग, और अब तो मेरे पास ऐसी शक्ति इकट्ठी हो गई है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर मैं जानना चाहता हूँ कि कोई पुनर्जन्म लेने के बाद अपने पुराने जन्म की याद मन में कैसे रख सकता है। तुम मेरे पास कैसे आए हो? तुमने जैसे ही योगिक शक्ति को खोला है, मेरे लिए अर्जुन के वंश में आने का दरवाजा खुल गया। परीक्षित ने इस महल को मुझसे बचा कर रखा था, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें कभी वैसा नहीं करने दूंगा। मैं वापस आऊंगा यहाँ कर्ण, और फिर कुछ नहीं बचेगा। अभी भी मौका है। मैं इस युग का सबसे महान योद्धा बनूंगा कलयुग, लेकिन इस तरह नहीं। मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं कर्ण हूँ, कर्ण। अगली सुबह शिवराज बहुत परेशान था। उसे बार बार अपना रात का सपना याद आ रहा था। वो खुद से बातें कर रहा था। कैसे, क्या कहूँ, किससे कहूँ? ये सपना, कैसे सपने में मैं उस पहेली में कलयुग था, और फिर कर्ण ने आगे बढ़कर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो सारा दर्द अभी लग रहा है जैसे थोड़ी देर ही पहले कर्ण ने ठीक वहाँ मुझे मारा है जहाँ कलयुग को मारा था। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ शिवराज, परेशान कैसे? कुछ नहीं। क्या इस बात से परेशान हो कि करण हमारे साथ ट्रेनिंग करेगा अब? और फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। उस दिन करण ने शिवराज से दोस्ती कर ली। दिन रात वो लोग ट्रेनिंग करते रहे। ऐसे करते हुए 5 साल बीत गए। अब सब 23 साल के हो गए थे। करण पूरा जवान हो गया था। उसका सुडौल शरीर अपने पूरे उफान पर था। वो अब हर तरीके की लड़ने की कला में माहिर था। उसका योगिक शक्ति पर कंट्रोल पूरे महल में सबसे ज्यादा था। लेकिन अब उसके पास कलयुग के सपने भी ज्यादा हो गए थे। इन 5 सालों में शीना, शिवराज और करण एक दूसरे के करीब आ गए थे। अमृता को ये बात फूटी आंख नहीं सुहाती थी, लेकिन उन तीनों के बीच बहुत प्यार था। एक दिन ट्रेनिंग के बाद अचानक से करण बोला, टाइम आ गया है शिवराज। किस बात का? हमें लाल इमारत के पास जाना है। क्यों? कुछ है जो होने वाला है, मुझे पक्का पता है। ये लॉकेट का रहस्य, कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो कलयुग के सपने की बात सुनकर शिवराज डर गया। इन 5 सालों में उसने किसी को नहीं बताया था कि उसे भी रोज कलयुग के सपने आते थे, जिसमें वो रोज कलयुग बनता था और रोज करण उसे मार देता था। कैसे सपने? कलयुग कहता है कि अगर मैं उसे रोक सकता हूँ तो रोक लूं। वो कुछ बहुत भयंकर करने वाला है, और उसका पहला निशान होगा हमारा परिवार, माहेश्वरी वंश। तो तुम क्या चाहते हो? हमें लाल इमारत पर चलना होगा, लोचन के पास। वहाँ पर प्रथम भी है। तुम्हारा मन नहीं अपने भाई से मिलने का? वो भी 5 सालों से वहाँ पर लोचन के साथ योगिक शक्तियों को नए तरीके से सीख रहा है। मुझे पता चला है कि लोचन का अतीत ही हमारे लिए रास्ता खोलेगा। ये बातें तुम्हें बताता कौन है? सपने। तुम्हें पता है ना कि शीना बहुत दुखी है। मैं बात कर लूंगा। करण उसके बाद विशाल माहेश्वरी से मिलने चल दिया। विशाल माहेश्वरी ने उसकी बात सुनी और उसे जाने की परमिशन दे दी। बस उसे एक हिदायत दी, याद रखना करण, योगिक शक्तियों का इस्तेमाल लोग काले शैतानी जादू के लिए भी करते हैं, उससे बचकर रहना। शीना से करण की बहुत बहस हुई। करण ने उसे अपने आप से दूर किया और वहां से निकल पड़ा। 5 साल बाद वो वहां से निकला था। बनारस से निकलकर वो लाल इमारत की तरफ चल पड़ा। भारत के उत्तर के कोने में, उत्तराखंड के पहाड़ों पर, सहस्त्रधारा के पर्वतों के बीच। जब करण वहां पहुंचा तब तक उसने अपने कपड़े बदल दिए थे। उसने एक गाइड को पकड़ा और वहां के महल में घूमने के लिए चुन लिया। ये महल योगी सहिका ने बनवाया था, 5 टावर की निर्माता। सहिका राजा परीक्षित के समय की एक योगी थी। कलयुग के आने पर उन्होंने संसार की रक्षा के लिए 4 इमारत बनवाई जो टावर के रूप में है। पहले वही टावर की देखरेख करती थी, और ये महल वो आखिरी जगह है जहाँ योगी सहिका को देखा गया था। उसके बाद वो अचानक से दुनिया से गायब हो गई। उन्होंने इस महल में आने से पहले सबको कह दिया था कि वो अब दुनिया से अलग रहना चाहती है। मैं ये कहानी जानता हूँ। ये बताओ, इस महल के बाद किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, उनके सारे निशान मिट गए, या फिर उन्होंने मिटा दिए। उनके शागिर्दों ने उनको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया। कोई अफवाह या वैसा कुछ? हाँ, कुछ कहते हैं कि वो कलयुग से लगातार लड़ रही है, अदृश्य रूप में। इसी वजह से दुनिया बची हुई है।
कुछ कहते हैं कि वो हिमालय में चली गई है कल्कि को ढूंढने। कुछ लोग कहते हैं उनको ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज असंभव था और फिर वो अकेले में मृत्यु लेने चली गई। और कुछ? नहीं, इतना क्लियर है कि पिछले 1000 सालों में सहिका को किसी ने देखा नहीं है, न उनकी बॉडी मिली। दुख की बात यह है कि जिस दिन सहिका गायब हुई वो उनका जन्मदिन था। जाने क्या हुआ होगा। मुझे तो लगता है वो कलयुग से लड़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जाने के कुछ दिन बाद ही काली इमारत अपने आप आ गई थी। काले जादू करने वाली तांत्रिक ही कलयुग को बुला रहे थे। उनका मानना था जब तक कलयुग अपने चरम पर नहीं पहुंचेगा तब तक कल्कि नहीं आएगा और तभी सतयुग शुरू होगा। लेकिन अगर योगी संहिका इतनी ताकतवर थी तो क्या एक मामूली तांत्रिक या 2 मामूली तांत्रिक उन्हें मार सकते हैं? कलयुग भी जब उनसे डरता था। मैंने तो सुना है कि उन्होंने ही राजा परीक्षित को वो शक्ति दी थी कि वो बहुत दिन तक कलयुग को रोके रहे थे। तो वो ऐसे तांत्रिकों से कैसे हार जाएंगी? अरे भाई साहब, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। खैर, वैसे जो काली इमारत में तांत्रिक रहते हैं वो भी इस बात से मना करते हैं कि उन्होंने योगी संहिका को मारा है। करण के मन में लेकिन कुछ चल रहा था। उसने जैसे कलयुग को देखा था वो शक्तिशाली था। वो अपने प्यादों के जरिए काम करता था, मतलब वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और संहिका उसे रोके हुए थी। ऊपर से माहेश्वरी खानदान। योगी संहिका, क्या तुम सच में नहीं हो? करण को योगी संहिका के बारे में बहुत कुछ पता चला था। उसे कहीं ना कहीं यह भी लगता था कि संहिका को वो कैसे भी जानता है। कोई पुराना संबंध। उसके सपनों में बहुत बार एक योगी आई थी जो उसे अपने पास बुलाती थी, लेकिन जैसे ही करण उस योगी के पास पहुंचता था कलयुग उसे अपने पास खींच लेता था। उसे पता था कि कलयुग को रोकने का तरीका संहिका के पास था। अगर कर्ण का पुनर्जन्म हुआ है तो यूं ही तो नहीं हुआ होगा। कृष्ण ने सोच समझकर उसे इस युग में, इस समय में भेजा होगा। करण जब महल के अंदर पहुंचा तो वो संहिका की पेंटिंग के सामने खड़ा हो गया और अचानक से उसे कुछ दिखने लगा। एक लड़का घास पर लेटा हुआ था और एक सुंदर लड़की। दोनों हंस रहे थे। मैं थक गई हूँ किस बात से? इस लड़ाई से। तो फिर? मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ, एक साधारण सा जीवन। किसके साथ? अपने पति के साथ।